हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको विदित है, हम लोग सैम्पलिंग, सेंसस, इन सब की बात कर रहे हैं। और ठीक उसी के कंटिन्यूशन में आज हम लोग सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन मेथड अर्थात निदर्शन अनुसंधान विधि का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वर्तमान युग में अधिकतर अनुसंधान जो है वो सैम्पलिंग मेथड के द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का ये विश्वास है कि निदर्शन रीति से चुनी हुई इकाइयों में वे सभी विशेषताएं पाई जाती हैं जो पूरे समग्र में अंतर्निहित होती हैं या समाहित होती हैं, और इस रीति से समय, श्रम, धन की भी बचत बिल्कुल होती है। और हमारे अधिकांश निर्णय, निष्कर्ष एवं जो साइंटिफिक रिसर्च हैं वो कुछ इकाइयों के गहन अध्ययन पर ही बेस्ड होते हैं। जैसे कि हम ये माने कि कोई टीचर क्लास ले रहा है, उस क्लास के अंतर्गत वो 2-3 विद्यार्थियों से प्रश्न करता है, और उस प्रश्न करने के आधार के ऊपर वो अपने अध्यापन की जो प्रभावशीलता है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो इस मायने में एक सैम्पलिंग, वी कैन से दैट इट इज टाइप ऑफ सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग का आशय और सैम्पलिंग का जो अभिप्राय है वो समूह है अथवा समूह में से कुछ अंश का चुनाव कर और इसी अंश के आधार पर सारे समग्र से संबंधित निर्णय लेना या निष्कर्ष निकालना, ये सैंपलिंग है। फिर देखिए कि यदि कोई यूनिवर्स दिया गया है, कोई समग्र दिया गया है, और उस समग्र में से हम कुछ यूनिट्स सुनते हैं या अंश सुनते हैं, और फिर उस यूनिट्स की बिल्कुल गहन स्टडी करते हैं, और गहन स्टडी के बेस पर हम लोग यदि कोई डिसीजन निकालें, निष्कर्ष निकालें, तो हम लोग कहेंगे कि हम सैंपलिंग मेथड का यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 2-3 शब्द महत्वपूर्ण है। एक समग्र, समग्र का मतलब पूरा समूह आ गया, पूरा समूह आ गया। उस समूह के अंदर बहुत सारी यूनिट्स हो सकती हैं, तो वो एक समग्र आ गया। और समग्र में से यदि हम कुछ यूनिट्स सुनते हैं, समग्र में से हम यदि कुछ यूनिट्स सुनते हैं, तो उसका मतलब वो अंश है। यूनिट्स सुनते हैं, इसके माने उसे हम लोग अंश कहेंगे। जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं, डायग्राम में हम लोग देखें, इस ये डायग्राम जो बता रहा है, इस डायग्राम के अंतर्गत देखिए ये समग्र है, ये पूरा सर्किल जो दे रखा है, ये जो पूरा सर्किल है, तो इस पूरे सर्किल के अंतर्गत कुछ साइन इंडिकेशन हमें देखने को मिल रहे हैं। प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, और एक छोटा ब्लैक सर्किल है। और उसमें से ये पूरा समग्र हो गया, और उसमें से कुछ यूनिट्स हम ले रहे हैं, जैसे कि एक एक प्लस लिया, एक माइनस ले लिया, और एक सर्किल ले लिया। तो ये जिन्हें छोटा जो सर्किल है वो हमें बता रहा है सैंपलिंग, ये सैंपलिंग है। तो इस प्रकार से ये सैंपलिंग और ये समग्र, तो इससे क्या पर्पज है? तो देखिए मुख्य रूप से मेनली समग्र के संबंध में निर्वचन निकालते हैं। इसे हम लोग इन्फेरेंस करते हैं, इन्फेरेंस करते हैं, यूं कह सकते हैं। तो पहला जो इसका ऑब्जेक्ट है वो है समग्र के संबंध में निर्वचन निकालना, इन्फेरेंस करना, और तब समस्या के समाधान करने में सहायक सिद्ध होता है, ये जो सैंपलिंग है। दूसरा, समग्र के लिए निर्मित अनुमानों की विश्वसनीयता को एग्जामिन करना। इस प्रकार से ये 2 इसके ऑब्जेक्ट हैं, महत्वपूर्ण हैं। और फिर इसका जो बेस है वो है बेस ऑफ सैंपलिंग। तो बेस ऑफ सैंपलिंग के अंतर्गत पहला जो है वो है विविधता में अंतर्निहित एकता, और दूसरा समग्र के गुणों का समावेश, और तीसरा समुचित परिशुद्धता, और देन परिणामों का प्रेक्षण करना। तो पहला विविधता में अंतर्निहित एकता अर्थात होमोजेनिटी इन डाइवर्सिटी। तो सभी भौतिक पदार्थों एवं प्रवृत्तियों में विविधता होते हुए भी उनमें अंतर्निहित एकता विद्यमान होती है, इस प्रकार का बेस है ये। और दूसरा समग्र के गुणों का समावेश। तो निदर्शन प्रणाली का दूसरा आधार न्यायादर्श में, न्यायादर्श का मतलब सैंपल में यूनिवर्स के गुणों में निहित होने की संभावना है, ये भी एक बेस है इसका। कब? यदि न्यायादर्श का चयन रेंडमली किया गया हो तो। तीसरा है समुचित परिशुद्धता, प्रॉपर एक्यूरेसी। तो निदर्शन प्रणाली को स्वीकार करने का तीसरा जो बेस है वो न्यायादर्श के
परिणामों में समुचित परिशुद्धता का होना है। हालांकि न्यायाधीश के परिणाम 100% वह नहीं होते जैसे कि संगणना रीति से प्राप्त हम लोग कर रहे थे पहले। चौथा है परिणामों का परीक्षण। परिणामों का परीक्षण तो परिणामों तो निदर्शन रीति में एक अन्य आधारभूत विशेषता यह है इसकी कि इसके परिणामों की विश्वसनीयता की जांच जो है, इतना रिलायबिलिटी है, विश्वसनीयता की जो जांच है वो निदर्शन विभर्म परीक्षण नियमों द्वारा की जा सकती है। इस प्रकार का भी एक बेस है जो सैंपलिंग एरर है उसके अंतर्गत। अब इसके कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं सैंपलिंग के, हम लोग देखें तो मेरिट्स के अंतर्गत, मेरिट्स ऑफ सैंपलिंग इन्वेस्टिगेशन मेथड, तो पहला जो है वो धन व श्रम की बचत, धन व श्रम की बचत। इसमें हम लोग कहें कि निदर्शन रीति में संगणना की तुलना में, पहले वाली जो मेथड की बात की थी उसकी तुलना में कम इकाइयों का संकलन एवं विश्लेषण करना पड़ता है और इसलिए इसमें धन, श्रम, इन सब की सेविंग होना बिल्कुल स्वाभाविक बात है। दूसरा है समय की बचत, तो इस रीति को कम समय में ही संपन्न किया जा सकता है। तीसरा है गहन अध्ययन, क्योंकि प्रतिदर्श इकाइयां संख्या में कम होती हैं इसलिए जो उनकी स्टडी है वो बिल्कुल गहन हो सकती है। और चौथा परिशुद्ध निष्कर्ष, यदि न्यायाधीश का चयन रेंडमली रूप में किया गया है और तथा समुचित आकार का है यदि है सैंपल, तो निदर्शन रीति के अंतर्गत निष्कर्ष जो है बिल्कुल परिशुद्ध होते हैं। यदि रेंडमली किया गया है और जो सैंपल का जो आकार है वो बिल्कुल समुचित है, तब जो हमें रिजल्ट मिलेंगे, तो निष्कर्ष निकलेगा वो बिल्कुल परिशुद्ध होगा। और इसका लास्ट है वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि, क्योंकि सैंपलिंग के अंतर्गत जब हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं, डिसीजन निकालते हैं, तो जब उस समय हम स्टैटिकल टूल्स और मैथमेटिकल टूल्स का यूज करते हैं, तो उस अर्थ में ये इसे हम लोग कहते हैं वैज्ञानिक विधि है ये सैंपलिंग। दूसरा, इसके कुछ डिमेरिट्स के अंतर्गत पहली डिमेरिट्स है इसमें सूक्ष्म अध्ययन के लिए अनुपयुक्त है ये। जब हमें कोई माइक्रो स्टडी करनी पड़ती है किसी भी फील्ड की, तब ये जो मेथड है इसको अनुपयुक्त माना गया है। दूसरी है अभिनेत्री की संभावना। अभिनेत्री का मतलब यहाँ बायस्डनेस होने से है, बायस्ड होने से है, तो अभिनेत्री की संभावना, अभिनेत्री की संभावना। इस रीति में न्यायाधीश के चयन एवं सूचना संकलित करने में समुचित सावधानी के अभाव में बायस्ड होने की संभावना बनी रहती है। ये एक इसका डिमेरिट्स है। तीसरा है प्रतिनिधि न्यायाधीश की कठिनाइयां। प्रतिनिधि न्यायाधीश की कठिनाइयां, यदि न्यायाधीश का आकार कम अथवा उसका चयन रेंडमली रूप में ना किया जाए तो इसके कारण अशुद्ध परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। एक ही है, एक विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता, चूंकि इस मेथड के अंतर्गत स्टैटिकल टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स की हमें बिल्कुल आवश्यकता होती है और उसके लिए एक स्पेसिफिक नॉलेज का होना जरूरी होता है। चौथा लास्ट है न्यायाधीश स्थिर रहने में कठिनाइयां। कई बार न्यायाधीश की पूर्व निर्धारित इकाइयों में किन्हीं कारणों से उपलब्ध न होने पर अन्य इकाइयों को प्रतिस्थापित करना पड़ता है, जिससे निदर्शन की जो निष्पक्षता है वो प्रभावित होती है।